नाड़ वाला एक बार दोबारा बता दो सारा। इतना काम ना किया करो। चलो बता बेटा, ग्रेजनार्ड रीजन में कुछ नहीं, आप आरएक्स से शुरू करते हैं, आप उसको मैग्नीशियम ईथर से ट्रीट करते हैं, और मैग्नीशियम डाइईथर से ट्रीट करके होता ये है कि भी जहां आर और एक्स था उसके बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता है, तो वो RMgX बन जाता है बेटा, दैट इज RMgX। और ग्रिजनार्ड रिएजेंट जो है उसमें से कार्बेनायन निकलता है, और उस कार्बेनायन को जो भी कोई ऐसा कंपाउंड मिलता है बेटा जिसके पास एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन था, वो उस कंपाउंड में से H पॉजिटिव लेता है और एल्केन बना देता है। मतलब ग्रिजनार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन जो है किसी ऐसे कंपाउंड से जो H पॉजिटिव दे सके। H पॉजिटिव कौन दे सकता है जी? H पॉजिटिव दे सकते हैं वो सारे कंपाउंड जो हमने एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर में लिखे थे, मतलब कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, फिनॉल, अल्कोहल, टर्मिनल एल्काइंस, वो सारे इसमें आते हैं। और करना यही है आपने जो यहाँ किया, जैसे RMgX से शुरू करते हो आप, पहले देखो ये एल्केन था, एल्केन से एल्काइल हैलाइड बना जब आपने हैलोजनेशन करी, हैलोजनेशन पे जब मैग्नीशियम ईथर डालोगे तो जहां Br था वहां MgBr हो गया। बाद में इसको एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से ट्रीट करो तो यहाँ H लग जाएगा बस, अगर D2O है तो ड्यूटेरियम लग जाएगा। और बेटे जब हमें ग्रिजनार्ड रिएजेंट को किसी ऐसे कंपाउंड से ट्रीट करना है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके मोल्स देखते हैं हम कि एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कितना रखा है और एल्केन कितनी मिली है। अगर इसके 10 मोल से 10 मोल ही एल्केन मिली तो एक मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन है। अगर इसके 10 मोल से 20 मोल एल्केन मिली तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। अगर इसके 10 मोल से 30 मोल मिले तो एक मॉलिक्यूल में 3, और इसको बोलते हैं ज़ीरेबिटिनोव एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। बाकी ग्रिजनार्ड रिएजेंट बेटा बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है, पानी के साथ भी रिएक्ट करता है, इवन एयर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है। इसीलिए ग्रिजनार्ड रिएजेंट जो है जब इसको प्रिपेयर करना है, एक तो एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस मतलब बिना पानी के, और एक बेटा एयर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एयर के ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कुछ और ही बना लेगा। ठीक है, यस थैंक यू। यू वेलकम बेटा। एनी अदर डाउट बेटा किसी को? बोलो। RPS कर लिया आप लोगों ने जितनी बोली थी? यस मैंने मैम। भेजा था काम है ना, RPS 2 कंप्लीट हो जानी थी, आप लोगों ने कर ली बेटा RPS 2? यस मैम। हाँ जी मैम। चलो देख लो, फिर पहले डाउट्स पूछ लो फिर आगे चलते हैं। बोलो बेटा, कंप्लीट हो जानी थी अब तो ये, बोलो। एनी डाउट इन दिस RPS? 7th का फर्स्ट ए पार्ट। 7th का ए पार्ट, CH3 होल थ्राइस COH reacts with CH3 MgBr। देखो अभी क्या किया, अभी ग्रिजनार्ड ही रिवाइज कर रहे थे, CH3 MgBr ग्रिजनार्ड है, ग्रिजनार्ड में से आता है अल्काइल ग्रुप, और जो भी अल्कोहल हो चाहे वो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ये पता है इसमें से आएगा CH3, इसमें से आएगा H, जुड़ जाएंगे, क्या मिलेगा आपको? मीथेन मिलेगा, साइड प्रोडक्ट लग गया बट मिलेगा तो मीथेन ही। इसी का बी पार्ट देखते हैं बेटा, अगर बी पार्ट देखे वो कहता है CH3 होल थ्राइस CMgBr। ग्रिजनार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप तो ये हुआ ना, और साथ में ट्रीट किससे किया बेटा? मीथेनॉल से। मीथेनॉल ने तो बस उसको अपना एसिडिक हाइड्रोजन देना है, तो जब ये कंबाइन करेंगे तो CH3 होल थ्राइस CH, ये अल्केन बन जाएगी। अब देखो ऑप्शंस क्या कहता है वो बेटा, ए इज मीथेन, पहले वाला ए, हाँ बिल्कुल ए जो है वो मीथेन है, और बी CH3 होल थ्राइस H है, ये ठीक हो गया बेटा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी मैम। एनी अदर बेटा इस RPS में? देखो किसी को इस RPS में कोई और डाउट है बेटे?
नहीं? अच्छा बेटे, आज आपका मेरे ख्याल से फिजिक्स का डाउट सेशन है, तो कल आपका फिर केमिस्ट्री होगा। तो आज मैं आपको इवनिंग में और काम भेज दूंगी। मैं बार बार कहती रहती हूँ कि जिनको चाहिए अपना नेम और बैच नंबर लिख के मुझे टेक्स्ट कर दिया करो। देयर आर सम हु आर टेक्सटिंग मी कि मैम होमवर्क भेज दो लेकिन अपना नाम नहीं बताना, अपना बैच नंबर नहीं बताना। सो आई एम नॉट गोइंग टू सेंड अनलेस एंड अनटिल यू टेल मी योर नेम एंड योर बैच नंबर, बिकॉज ऑब्वियसली हमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हम किसको क्या भेज रहे हैं। तो आप जब तक मुझे अपना नाम और बैच नंबर नहीं टेक्स्ट करेंगे तब तक मैं नहीं भेज सकती हूँ। एक दो है मेरे पास ऐसे मैसेजेस कि मैम होमवर्क भेज दो बट अपना नाम नहीं बता रहे, बैच नंबर नहीं बता रहे, तो मैं नहीं भेजूंगी बेटा तब तक। और उसमें क्या हो जाएगा, इसमें इतना हाइड करने वाली मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा टॉप सीक्रेट क्या है जो हम अपना नाम नहीं बताएंगे, है ना? चल, और मैं आज आपको और काम भेज दूंगी बेटा, जो हमारा आज तक कवर हो जाएगा। अब बढ़े आगे बेटा। उस दिन हमने जो कंप्लीट किया था वो थी केमिकल रिएक्टिविटी। हमने पहले एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी शुरू कर ली थी। अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जो है एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये 3-4 उस दिन मैंने आपको समझाया था, हाइड्रोकार्बन से पढ़नी है हमने। आगे चलेंगे। ये पहली कैटेगरी थी, हाइड्रोकार्बन से कैसे हम बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से 4 मेथड्स ये हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक अभी और पढ़ना है। ये था बेटा एल्केन में हैलोजन HNU, इसमें वो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन वाला 5:3.8:1 या 1600:82:1। ये मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ वाला था। ये हैलोजन CCl4, इसमें कौन सा मैकेनिज्म चलता है? अरे बोलो। फ्री रेडिकल। रेडिकल। एल्कीन एल्काइन पे हैलोजन CCl4 कौन सा मैकेनिज्म? इट इज नॉट फ्री रेडिकल। साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म, यस, साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म चलता है। और एल्कीन एल्काइन पे हैलोजन वाटर बेटा, उसमें भी आपका जो है साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म ही चलता है। एक और है हाइड्रोकार्बन से जो वहां नहीं पढ़ा था, वो यहाँ पढ़ेंगे, एलाइलिक हैलोजनेशन। बेटे व्हाट इज एलाइलिक हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन? देखो एलाइलिक हैलोजनेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एल्कीन है, लेट्स से प्रोपीन, और प्रोपीन पे हम हैलोजन डालते हैं। अच्छा मजे की बात यह है, एल्कीन प्लस हैलोजन वाले 3 रिएक्शन हो गए। एल्कीन प्लस हैलोजन CCl4 डाला तो हैलोजन हैलोजन लगेगा। एल्कीन प्लस हैलोजन वाटर डाला तो क्या होगा? अगर हैलोजन और वाटर डालोगे एल्कीन पे तो क्या होगा? सब साफ है, किसी ने नहीं पढ़ा। हाँ HOX लगेगा। हाँ, तो एक तरफ OH और एक तरफ X लगेगा ना बेटा, अलग प्रोडक्ट है ना ऊपर वाले से। और अब तीसरा देखने जा रहे हैं, एल्कीन में हैलोजन डाला, लेकिन एल्कीन में हैलोजन डालने के साथ साथ आपने कुछ कंडीशंस रखी, या तो हाई टेम्परेचर या फिर HNU या सनलाइट या UV लाइट। ये सारी कंडीशंस किसकी हैं? हाई टेम्परेचर, HNU, सनलाइट, UV लाइट किसकी है? पेरोक्साइड, यस, फ्री रेडिकल, होमोलिटिक क्लीवेज, यस, फ्री रेडिकल की हैं। तो इसमें हमारी रिएक्शन कंडीशंस जो हैं वो यही रहती है कि हमने सनलाइट, UV लाइट, हाई टेम्परेचर, कुछ भी ऐसा जो है यहाँ रख लेना। अच्छा, अब यहाँ 3 तरह के फ्री रेडिकल बन सकते हैं। अगर हम यहाँ हाई टेम्परेचर रखें या HNU या सनलाइट, UV लाइट, बेटा 3 तरह के फ्री रेडिकल बन सकते हैं। या तो फ्री रेडिकल इस पोजीशन पे बन जाए, अगर यहाँ से एक H निकालूं, फ्री रेडिकल बनाऊं, कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? प्राइमरी। प्राइमरी के अलावा कुछ और भी कह सकते हैं? एलाइलिक। एलाइलिक, सोचो। विनाइल। विनाइल, मैं इधर बना देती हूँ बेटा, ये देखो ये बनेगा ना, अगर मैंने उधर से H तोड़ा, ये फ्री रेडिकल बनेगा। अब बताओ ये कौन सा है? विनाइल। विनाइल। विनाइल प्राइमरी लिख दूं? अच्छा, एक दूसरी ऑप्शन ये थी कि ये वाला H तोड़ लेते,
तो ये कौन सा बना? Vinyl secondary. विनाइल सेकेंडरी। एक तीसरी ऑप्शन ये थी कि यहाँ से एक H तोड़ लेते हैं, ये कौन सा बना? Allyl. Allylic. वेरी गुड, एलाइल। और सबसे स्टेबल कौन सा है? विनाइल प्राइमरी, विनाइल सेकेंडरी या एलाइल? एलाइल। तभी तो ये एलाइलिक हैलोजनेशन है जी। एलाइलिक हैलोजनेशन में होता ही है कि जो आपका एलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन है, एलाइलिक हैलोजनेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एल्केन में होता था ना, ये बिल्कुल वही है। एल्केन में भी तो ये होता था फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, कि आपका H की जगह पर X आता था। यहाँ भी यही है बेटा, H की जगह पर X आता है, हाँ साथ में HX बन जाएगा। वो जो एक H वहां से निकला, उसने दूसरे हैलोजन के साथ HX बना दिया। और यस, इसका इंटरमीडिएट जो है दैट इज फ्री रेडिकल। बिल्कुल जी फ्री रेडिकल। ये ऑलमोस्ट वही है जो एल्केन्स की हैलोजनेशन में किया था, कि वही है कि एल्केन अल्काइल ग्रुप का हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह पर हैलोजन लग गया। तो एक तरीका तो ये था बेटा फ्री रेडिकल हैलोजनेशन कराने का। एक और तरीका भी हो सकता है, अगर हम ये वही प्रोपीन दोबारा ले लेते हैं। फ्री रेडिकल हैलोजनेशन के लिए कुछ और रिएजेंट्स भी हैं बेटा जो हम यूज कर सकते हैं। वो क्या है वो देख लो, 3 और है। एक तो ये है बेटा, या टोटल 3 एक्चुअली, 2 इधर दिखा देती हूँ। एक तो आपके पास है SO2Cl2। बेटे SO2Cl2 इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। हाँ, साथ में HNO और पेरोक्साइड्स या हाई टेम्परेचर भी डाल देते हैं। बस इसमें क्या होना है, होनी एलाइलिक हैलोजनेशन ही है, लेकिन डाला तुमने SO2Cl2 है ना, तो एलाइल पोजीशन का जो हाइड्रोजन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। एलाइल पोजीशन का जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे Cl आ जाएगा। जब X2 डाला था तो कोई भी हैलोजन लग सकता था, है ना। इट कुड हैव बीन क्लोरीन, ब्रोमीन, डिपेंड करता है कि तुमने हैलोजन कौन सा डाला। लेकिन यहाँ पर बेटा आपकी डेफिनेटली क्लोरीनेशन है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। साथ में साइड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, देखो इस H की जगह पे Cl लग गया, एक H जो यहां से निकला उसने दूसरे Cl के साथ HCl बना लेना, और SO2Cl2 में से SO2 बच जाएगी। मेरी बात समझ में आई बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, और देखते हैं, एक और तरीका है बेटा, वो है N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड से ट्रीट करना। व्हाट इज N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड? प्यार से बेटे उसको NBS भी कहते हैं। ये N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड है। सक्सिनिक एसिड याद है, मैं साइड में बना दूं जरा। सक्सिनिक एसिड क्या होता है बताना मुझे, भूल गए अभी, पीछे भी क्या था सक्सिनिक एसिड? 1,4-ब्यूटेनोइक एसिड, बिल्कुल ठीक है जी। अब मैं कह रही हूँ सक्सिनिमाइड, इमाइड। इमाइड पता है कैसे बनती है, जैसे ये OH यहाँ से हट जाएंगे और इनके बीच में NH लग जाएगा, ये N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड है। C डबल बॉन्ड O दिखाना है दिखा दो, C डबल बॉन्ड O प्रॉपर दिखाऊं तो ऐसे ही होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O NH। ये है जी N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, या NBS भी कहते हैं इसको। बेटा N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड भी वही कराता है, बस ये है कि इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें ब्रोमीन लगा हुआ है, NH नहीं है सॉरी, ये N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड मीन नाइट्रोजन पे एक ब्रोमीन लगा है। बस ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराता है कि एलाइल पोजीशन का आप हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह ब्रोमीन लगा दो। हाँ, साथ में साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक्सचेंज किया इसने, अपना ब्रोमीन दे दिया एल्केन को, एल्केन का H ले लिया खुद,
तो ये बन गया साइड प्रोडक्ट, एनहाइड्रो बस सक्सिनिमाइड बन गया जी, NH हो गया, ये सक्सिनिमाइड है। और बेटे ये जो रिएक्शन है NBS के साथ, दिस इज अ नेम रिएक्शन, इसको कहते हैं वोहल जिगलर ब्रोमिनेशन रिएक्शन। वोहल जिगलर ब्रोमिनेशन रिएक्शन। और ये NBS बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है बहुत बार। ऐसा कहते हैं कि NBS एक स्पेसिफिक रिएजेंट है फॉर एलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। जब बेंजाइल पोजीशन भी तो एक तरह से एलाइल ही है। बेंजाइल पोजीशन कौन सी होती है? बेंजाइल पोजीशन कौन सी होती है बेटा? बेटे बेंजीन रिंग के साथ वाली, क्या हो गया तुम्हें? ये बेंजाइल पोजीशन है। तो ये एलाइलिक नहीं है। एलाइल कैसे डिसाइड करते हो कि ये एलाइलिक पोजीशन है? बोलो बेटा। और डबली बॉन्डेड कार्बन का साथ वाला कार्बन, तो ये भी तो डबली बॉन्डेड कार्बन का साथ वाला कार्बन ही है ना। तो NBS एक स्पेसिफिक रिएजेंट है फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, is a specific reagent for allylic or benzylic bromination. चलो देखो, अब यहाँ दो क्वेश्चन लिखे। इस कंपाउंड का नाम क्या है ये जो यहाँ बना हुआ है? टॉलुइन। बिल्कुल जी, टॉलुइन। टॉलुइन पे NBS डाला, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कुछ नहीं करना। देखो NBS क्या करता है, एलाइल पोजीशन का हाइड्रोजन ले लेता है, उसकी जगह ब्रोमीन लग जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। आप इसको NBS से ट्रीट करेंगे तो क्या करना है, बस बेंजाइल पोजीशन का H खुद ले लेगा, उसकी जगह पे ब्रोमीन लग जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड बन गया। बिल्कुल ठीक। और इधर कौन सी पोजीशन पर ब्रोमीन लगेगा? करना तो चलो इसने ब्रोमिनेशन ही है, कौन सी पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा? देखो एलाइलिक पोजीशन पे ही लगना था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, टर्शरी ही लगेगा। देखो या तो इधर लग सकता था या इधर लग सकता था। एलाइल पोजीशन तो यही है ना, डबली बॉन्डेड कार्बन का साथ वाला। अब अगर नीचे लगता तो फ्री रेडिकल बनना, एलाइल सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता। ऊपर एलाइल टर्शरी, और ज्यादा स्टेबल कौन सा? एलाइल टर्शरी। इसलिए हाँ, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे दिखा देंगे हम कि वहां H निकल गया वो वाला, उसकी जगह पे ब्रोमीन लग गया। और ये कोई बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है ना, इसलिए इसमें जो है बेंजाइलिक पोजीशन तो हो ही नहीं सकती। समझ में आई मेरी बात बेटे? यस मैम। तो ये पहली कैटेगरी पढ़ रहे थे हम, फर्स्ट कैटेगरी विच वाज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से वो 3-4 रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन में ही कर लिए थे। ये 5वां रिएक्शन हो गया जी एलाइलिक हैलोजनेशन। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी पर, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्कोहल्स बनाने हैं बेटा, अल्कोहल से सॉरी अल्काइल हैलाइड बनाने। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। और आपने उससे अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो आप यही करोगे ना कि OH की जगह पर हेलोजन लगाओगे। तो अगर OH निकाल रहे हो, हेलोजन लगा रहे हो, तो कैसे टाइप के रिएक्शंस हो गए ये मैकेनिज्म के हिसाब से?
OH निकल रहा है, हेलोजन लग रहा है, तो ये SN रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेटे। आप सोचो ना, जो OH निकलता है वो OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलता है, और OH नेगेटिव की जगह X नेगेटिव आके अटैक कर देता है। तो यस, दिस इज सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है ये। वही SN रिएक्शंस जिनका मैकेनिज्म हमने पीछे सारा पढ़ लिया है। तो SN रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में भी हो सकता है, SN रिएक्शन अल्कोहल में भी हो सकता है। तो अब यही SN रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम अल्कोहल्स बाय SN रिएक्शंस। डिफरेंट मेथड्स है। पहला है बेटा फास्फोरस हैलाइड से ट्रीट करना। फास्फोरस हैलाइड्स के साथ क्या रिएक्शन है कि आप ROH लेते हैं और आप इसको जैसे PCl5 से ट्रीट कर देते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो क्या बनता है, RCl और साथ में POCl3 और HCl। याद करो, अभी P ब्लॉक में भी पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग में भी, कि जो PCl5 है वो क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। PCl5 का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp3d। sp3d, वेरी गुड। और बेटा शेप कैसी होती है, ज्योमेट्री या शेप, Trigonal bipyramidal. वेरी गुड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, कौन से दो, इक्वेटोरियल Axial and Axial और इक्वेटोरियल। लंबे कौन से होते हैं, axial. एक्सियल। जो बॉन्ड लंबे होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं कि वीक, Weak. वीक। तो फिर वो जो एक्सियल वाले बॉन्ड है वो आसानी से टूटेंगे ना, ये ऊपर नीचे वाले, और ये दो क्लोरीन निकल जाएंगी। जब ये दो क्लोरीन निकल गई तो यही दो क्लोरीन तो दूसरे को क्लोरीनेट कराने के काम आती है। तभी तो कहते हैं PCl5 अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है। और ये वहां P ब्लॉक में भी है कि OH की जगह पे Cl आ जाता है। देखो नेट तो हमारा यही हुआ, ROH से शुरू किया, RCl पे पहुंच गए। हाँ, ये 5 क्लोरीन थी, यहाँ से 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन इधर लग गई, 3 क्लोरीन यहाँ लग गई बेटा, POCl3 ऑक्सीजन ले लिया, POCl3, एक ही H बचा, उसने H और एक और Cl ने HCl बना दिया। ये तो था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी रिएक्शन हो सकता है बेटा। वो क्या है, वो ये है कि अगर हम 3 मोल अल्कोहल ले लेंगे, 3 मोल अल्कोहल, और हम इसको PX3, यहाँ X मैंने लिखा है क्योंकि इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, तो RX बन जाएगा, और साथ में 3 मोल एक्चुअली RX बन जाएंगे, और H3PO3 साइड प्रोडक्ट। देखो कैसे हुआ, 3R 3X के साथ 3RX बना दिया, 3H 3 ऑक्सीजन यहाँ बच गए। वो देखो 3H 3 ऑक्सीजन और एक फास्फोरस ये ले लिया, H3PO3 साइड प्रोडक्ट है। यहाँ पर जो X है बेटा, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। मतलब ये PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, PI3 भी हो सकता है। लेकिन PCl3, PBr3 और PI3 में से जो PCl3 है वो तो काफी स्टेबल है, मगर PBr3 और PI3 इतने स्टेबल नहीं होते, इसलिए इनको इन सिटू प्रिपेयर करते हैं। इन सिटू ना एक टिपिकल टर्म है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इन सिटू का मतलब होता है विद इन द रिएक्शन मिक्सचर। जैसे अब ये स्टेबल तो है नहीं, तो क्या करते हैं हम रिएक्शन के अंदर PBr3 डालने की बजाय, वो तो अनस्टेबल है, हम उसके अंदर फास्फोरस और ब्रोमीन डाल देंगे। तो फास्फोरस और ब्रोमीन अपने आप पहले PBr3 बना देंगे और फिर PBr3 आगे रिएक्शन शो कर देंगे। अपने आप ये जो फास्फोरस है ये हैलोजन के साथ कंबाइन करके PX3 बना देगा। यहाँ X इज ब्रोमीन और आयोडीन। तो PBr3 और PI3 लेस स्टेबल है, इसलिए उनको इन सिटू प्रिपेयर कराते हैं फास्फोरस और हेलोजन डालकर। अच्छा, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म, बहुत सारी तरह के मैकेनिज्म होते हैं, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमने नहीं करना है, लेकिन हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई शिफ्ट नहीं होती।
देयर इज नो शिफ्ट, देयर इज नो रीअरेंजमेंट। मेरी बात समझ में आई बेटा? एग्जैक्ट मैकेनिज्म करने की हमें जरूरत ही नहीं है, जहां जहां होगा जरूरत जो हमारे सिलेबस में है वही करेंगे मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म से फर्क तो इसी बात का पड़ता है ना कि अगर कार्बोकेटाइन हुआ तो शिफ्ट होगी और कार्बोकेटाइन नहीं है तो शिफ्ट नहीं होगी। ये था पहला बेटे फॉस्फोरस हैलाइड से। अगला है डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस में क्या करते हैं, हम अल्कोहल लेते हैं और हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं SOCl2। SOCl2 का नाम क्या है पता है? फाइनल क्लोराइड। वेरी गुड, थायोनिल क्लोराइड, बिल्कुल ठीक है। ये क्या करता है, इसको RCl में कन्वर्ट करता है, साथ में क्या बनता है, HCl बनता है और SO2 बनता है। बेटा इसमें ये मेथड का एक बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि जो HCl बनता है उसके भी फ्यूम्स बनते हैं, SO2 के भी वेपर्स बनते हैं, तो ये HCl के भी वेपर्स बाहर निकल जाते हैं, वेपराइज हो जाता है, और SO2 भी। और जो हमें एल्काइल क्लोराइड मिलता है वो प्योर स्टेट में मिलता है, क्योंकि HCl भी उड़ जाता है, SO2 भी उड़ जाता है। तो ये टिपिकल NCERT है कि भी ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड, क्योंकि दोनों साइड प्रोडक्ट्स HCl और SO2 गैसियस हैं, इसलिए RCl प्योर स्टेट में मिलता है। तो ये आपका सबसे क्लोराइड के लिए सबसे अच्छा मेथड अगर आपको पूछे कौन सा है तो वो डार्जन प्रोसेस है। डार्जन प्रोसेस जिसमें आप एल्काइल अल्कोहल को ट्रीट करते हैं बेटा SOCl2 से, थायोनिल क्लोराइड से। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। अच्छा, डार्जन में ना कुछ चीजें और है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे यहाँ RCl प्रिपेयर कर लिया, क्या हम RBr एल्काइल ब्रोमाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्यों? या एल्काइल आयोडाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा SOBr2 और SOI2 अनस्टेबल होती है, जो स्टेबल ही नहीं है उसको कहाँ यूज कर लेंगे, इसलिए इसको सिर्फ क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए नहीं। उसके अलावा इसमें थोड़ा मैकेनिज्म्स अगर यहाँ सॉल्वेंट पिरिडीन लिया, पिरिडीन क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है पिरिडीन का, बोलो। बेंजीन और उसके नीचे NH2 कुछ ऐसा जैसा। हाँ, NH2 नहीं होता बेटा, ऐसा होता है, अभी एरोमेटिसिटी में पढ़ा था ना, यस मैम। ये है पिरिडीन। तो बेटा अगर आपने पिरिडीन सॉल्वेंट लिया, पिरिडीन इज नॉन पोलर, ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, थोड़ी सी पोलैरिटी होती है, तो SN2 चलता है। अच्छा चलो, थोड़ी सी पोलैरिटी है, एक बात बताओ, ये प्रोटिक है कि नॉन प्रोटिक है? प्रोटॉन कहां से रिलीज होगा? है कहाँ इसमें प्रोटॉन? यहाँ है। तुम्हें लगता है यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा? नो मैम। sp2 हाइब्रिड कार्बन है, बार बार कह रही हूँ, sp2 हाइब्रिड कार्बन से नहीं रिलीज होता बेटा प्रोटॉन, इसलिए ये पोलर एप्रोटिक हो गया। और पोलर एप्रोटिक किसको फेवर करते हैं, SN1 या SN2? SN2। तभी तो बेटा पिरिडीन सॉल्वेंट के साथ SN2 मैकेनिज्म। और अगर ईथर सॉल्वेंट ले ले, डाइथाइल ईथर, या कोई सॉल्वेंट लिखा ही ना हो, एक और मैकेनिज्म होता है SNI, जो करना नहीं है, लेकिन बस इतना बता देती हूँ कि SNI में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। नहीं पढ़ा है आपने, ना पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि NCERT में बिल्कुल भी नहीं है। बस सिर्फ इतना कि अगर हमने डाइथाइल ईथर यूज किया या पिरिडीन सॉल्वेंट यूज किया, सॉरी डाइथाइल ईथर यूज किया या कोई भी सॉल्वेंट ना यूज किया, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है।
तो एल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये अनस्टेबल होती है। पिरिडीन सॉल्वेंट के साथ SN2 मैकेनिज्म, डाइथाइल ईथर या किसी भी सॉल्वेंट के, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, नो सॉल्वेंट मींस कोई सॉल्वेंट नहीं है। एक SNI मैकेनिज्म होता है जो करना नहीं है, लेकिन हाँ SNI में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है और कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होती। जैसे अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सपोज ये दे दिया CH3 CHOH, किसी की ऑडियो से डिस्टरबेंस आ रही, यहां से आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया SOCl2 और ईथर, और अच्छा इसका IUPAC नेम बताना, क्या नाम है इसका, इस कंपाउंड का 2-hydroxybutane 2-hydroxybutane, Butane to all. ब्यूटेन but2-ol ब्यूटेन टू ऑल बेटे, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि दिस इज S ब्यूटेन टू ऑल, इसमें एक कायरल सेंटर है ना ये वाला, तो कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन R भी हो सकती है, S भी, मैंने लिख दिया जी ये S है, और यहाँ SOCl2 ईथर डाल दिया। SOCl2 के साथ क्या होगा, OH की जगह पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन। Cl देखो OH की जगह Cl तो लग जाएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन एक और भी है यहाँ कि ये जो बन गया ये 2-क्लोरोब्यूटेन बन गया, ये R है या S, आप ही बताओ। R है या S है या कोई भी हो सकता है, चलो तीसरी ऑप्शन आर है मैम। R है। R क्यों है बेटा, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, अभी अभी जो पढ़ाया उसको तो समझो। अगर ईथर सॉल्वेंट लेते हो तो कॉन्फ़िगरेशन को क्या होता है, retention तो अगर पहले S था तो प्रोडक्ट में क्या रहेगा, S S रहेगा। SC रहेगा बेटा। क्या हो गया, रिटेंशन का मतलब तो सेम ही होता है। अगर आप यहाँ पिरिडीन लेते तो आप S से R कर देते, क्योंकि पिरिडीन में SN2 चलता है और SN2 में तो आपको पता ही है इन्वर्जन होती है ना। yes ma'am लेकिन यहाँ ईथर लिखा है ना, डाइथाइल ईथर या ईथर, इसका मतलब यहाँ रिटेंशन होनी है, तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज S2 क्लोरोब्यूटेन। समझ में आई मेरी बात बेटा, yes ma'am आगे देखते हैं। बाय ट्रीटिंग विद HX, अभी भी अल्कोहल से ही कर रहे हैं, HX से ट्रीट करके, अगर हम ROH लेते हैं, इसको हम HX से ट्रीट करते हैं तो RX बन जाता है प्लस HOH यानी वाटर, ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो अगेन ROH से RX ही बनाए। इसमें अगर रिएक्टिविटी की थोड़ी बात करें ना, तो OH ने निकलना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहां से कार्बन जो है उसमें से OH नेगेटिव ने निकलना है, X नेगेटिव ने उसकी जगह लेनी है। बेटा OH नेगेटिव थोड़ा याद करो, हाइड्रोकार्बन, इसको निकलना है यहाँ से। अगर OH नेगेटिव को निकलना है तो इट विल एक्ट लाइक व्हाट, Living leaving group लिविंग ग्रुप। OH नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप होता है या पुअर, poor पुअर लिविंग ग्रुप होता है। जो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन थी वहां पड़ा था जी, तो ये तो पुअर लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकलेगा नहीं। अगर OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलना है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, जितना Yes, ये ma'am. बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा बेटा, जितना ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा,
ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, तो OH नेगेटिव का निकलना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस कार्बन पे डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो OH का निकलना आसान हो जाएगा या मुश्किल? आसान। 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 तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि डोनेटिंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी, और फिर ऑब्वियसली withdrawing groups will decrease the reactivity. इसका मतलब ये बताओ कि अगर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल है तो सबसे रिएक्टिव कौन सा होने वाला है? टर्शरी। टर्शरी। वेरी गुड। Yes, it is tertiary greater than secondary greater than primary. Of course, ये तब है ना जब HX सेम। अच्छा, अगर इससे उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ तो आपने HX सेम रखा तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हो, वहां HX की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हो, इस रिएक्शन में OH नेगेटिव लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है, इधर से X नेगेटिव क्या एक्ट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल जी, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड में से किसकी ज्यादा है? बोलो। आयोडाइड। आयोडाइड। तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर HX के लिए पूछ रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर HX इज HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। और जैसा आपने अभी कहा कि OH पुअर लिविंग ग्रुप है, तो फिर अगर वो पुअर लिविंग ग्रुप है तो पता है क्या करते हैं? पहले OH के ऊपर H पॉजिटिव का अटैक करा देते हैं। वाटर गुड लिविंग ग्रुप होता है, यही चीज डिहाइड्रेशन में भी कराई थी कि OH के ऊपर पहले H पॉजिटिव का अटैक कराया, वो वाटर बन गया, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा। तो OH नेगेटिव इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, सो इट इज फर्स्ट, इसलिए वो प्रोटोनेट करवाया उसको वाटर में, और वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। और इसमें मैकेनिज्म SN1 SN2 दोनों हो सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कौन से अल्कोहल में SN2 चलेगा, मतलब ज्यादा चांस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? प्राइमरी। प्राइमरी में SN2 चलेगा, और अगर टर्शियरी है तो SN1। और अगर कोई ऐसा है जो प्राइमरी था लेकिन उसका शिफ्ट लेके कार्बोकेटाइन टर्शियरी बन जाएगा, तब भी SN1 ही चलेगा। तो पॉसिबल दोनों है, लेकिन कहाँ SN1 कहाँ SN2 वो हम खुद सोच लेंगे ना, जैसा अल्कोहल है उसके अकॉर्डिंग। देखते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले जो HX है वो आयोनाइज करेगा इनटू H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव है इसने अल्कोहल की प्रोटोनेशन कर दी। ये ROH था, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, H पॉजिटिव ने इसकी प्रोटोनेशन कर दी, तो ये बन गया R। बेटा एक इस पे लग गया, एक लोन पेयर अभी भी बाकी, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया ना क्योंकि इसका लोन पेयर यूज हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं ROH2 पॉजिटिव, इसका नाम है बेटे ऑक्सोनियम आयन, इसको हम ऑक्सोनियम सॉल्ट या ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब इससे आगे 2 तरह के मैकेनिज्म्स पॉसिबल है, SN1 भी और SN2 भी। अगर SN1 है तो इंटरमीडिएट कौन सा है? कार्बोकेटाइन। और वो 2 स्टेप्स में होगा। 2 स्टेप में ऐसे होगा, देखो ROH2 पॉजिटिव में से वाटर निकल जाएगा, और ये इसका स्लो स्टेप होना है ना। यहां से R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन वाटर, ये कार्बोकेटाइन बन गया जी। और जहां कार्बोकेटाइन बन गया वहां शिफ्ट पॉसिबल है ना।
और फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल का अटैक, बिल्कुल। R पॉजिटिव पे X नेगेटिव अटैक कर जाएगी, RX बना देगी। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ये कार्बोकेटायन है, अंडरस्टूड है। जहां कार्बोकेटायन वहां शिफ्ट। अगर SN2 चलना था तो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ कि ये पीछे से X नेगेटिव अटैक करने के लिए आ गए। ये ROH2 पॉजिटिव है। साइमल्टेनियसली X ने R के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। R और H2OH2 का बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। ये ट्रांजिशन स्टेट है जी। और फाइनली ये RX और वाटर बन गए। अब कहाँ कौन सा चलेगा वो हम अल्कोहल की नेचर देखकर डिसाइड करेंगे। बेटा SN1 SN2 दोनों चल सकता है। अब इसमें कुछ नेम रिएक्शंस है। एक है ग्रूव्स प्रोसेस, इसी रिएक्शन के अंदर ही है। ग्रूव्स प्रोसेस वो होता है कि जब आप अल्कोहल लेते हो, उसको HCl से ट्रीट करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं। बेटा ZnCl2 एक ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट है, जैसे AlCl3 था ना, ये भी ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट है। और इसमें ये क्या करता है बेटा, ये OH, जैसे OH पुअर लीविंग ग्रुप है ना, अब कुछ ना कुछ तो डालना पड़ता है OH को निकालने के लिए। या तो आपने यहाँ H पॉजिटिव का अटैक करा दिया तो ये निकल गया। ZnCl2 भी यही करता है कि अल्कोहल के ऑक्सीजन पे बाइंड कर जाता है, क्योंकि भाई वो ल्यूइस एसिड है, ये ल्यूइस बेस है। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और वहां से जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाता है, या वो OH को निकालने में हेल्प करता है। और इस रिएक्शन को आप बस ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। मतलब ग्रूव्स में आपने HCl ही लेना है और कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना है, और साथ में ZnCl2 लेना है, उसको ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हो। तो ग्रूव्स प्रोसेस क्या है? आप ROH लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं, RCl बन जाता है वाटर। इसका थोड़ा मैकेनिज्म देखना है बेटा। होता क्या है कि ये जो ROH है वही OH पुअर लीविंग ग्रुप है। अब ZnCl2 क्या करता है? ZnCl2 एक ल्यूइस एसिड है, ये बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, जिससे कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ZnCl2 पर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद ये ऐसे हो गया, ये R, इसको ऐसे लिख देते हैं OH ZnCl2। फिर क्लोराइड आयन आता है अटैक करने के लिए, RCl बन जाता है, और यहाँ ZnOHCl2। बाद में जो ZnOHCl2 था, ये H पॉजिटिव के साथ ZnCl2 बना देगा और वाटर। और अगर आपको कभी पूछ लें कि इसमें लीविंग ग्रुप कौन सा है, तो ये लीविंग ग्रुप का काम करता है। और ZnCl2 क्या एक्ट कर रहा है? इट इज अ ल्यूइस एसिड। वो एक ल्यूइस एसिड है। ये यहाँ ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट लिख देती हूँ। क्या करता है? इट बाइंड्स टू ऑक्सीजन ऑफ ROH, वीकन्स द, वीक कर देता है, तोड़ने में हेल्प करता है बेटा। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसको वीक करने में हेल्प करता है। मेरी बात समझ में आई बेटा? बोलो। यस मैम। यस मैम। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या था ROH प्लस HX में? 3 degree, then 2 degree, then 1.
बिल्कुल जी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्शरी के साथ ZnCl2 की जरूरत ही नहीं, मतलब डाल दोगे तो भी हो जाएगा रिएक्शन, लेकिन उसके बिना भी हो जाएगा क्योंकि टर्शरी बहुत रिएक्टिव है। और बेटा इसी मिक्सचर को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या है? इक्विमोलर। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विमोलर? चलिए Same number of moles. polarities. बिल्कुल सेम नंबर ऑफ मोल्स बेटा, कि बराबर मोल। कि अगर मैंने 5 मोल कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया तो मैंने 5 मोल एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया। इस मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। और ल्यूकास रिएजेंट को यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। ये ल्यूकास टेस्ट है, अगले चैप्टर में भी, अल्कोहल के चैप्टर में भी काम आएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए ल्यूकास टेस्ट यूज करते हैं। ल्यूकास टेस्ट क्या है कि अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते हो और LR इज ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट के लिए LR यूज कर रहे हो, उसमें आप ल्यूकास रिएजेंट डालते हो तो इमीडिएट टर्बिडिटी, बेटा ये टर्बिडिटी पता है क्या है? टर्बिडिटी मतलब प्रेसिपिटेट, और वो प्रेसिपिटेट मेनली होते ही एल्काइल क्लोराइड के हैं जी। ये टर्बिडिटी किसकी है? टर्बिडिटी इज RCl ओनली। तो टर्शरी अल्कोहल तो बड़ा रिएक्टिव है, फटाफट RCl बना देगा, इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी। सेकेंडरी थोड़ा कम रिएक्टिव है, इसलिए उसमें टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद आती है। तो टर्शरी में एकदम से आ गई, सेकेंडरी में 5 मिनट के बाद, और प्राइमरी में रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी आएगी ही नहीं। टर्बिडिटी सिर्फ तब आएगी जब आप उसको हीट भी करोगे, क्योंकि प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव है, तो ZnCl2 डालने के बाद भी उसको थोड़ा गर्म भी करना पड़ता है। सो नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, लिख देती हूँ कि टर्बिडिटी appears only on heating। मेरी बात समझ में आई बेटा? Yes, ma'am. तो ये ल्यूकास टेस्ट था कि ल्यूकास टेस्ट जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। और ये अभी तक जो कर रहे थे वही ROH प्लस HX वाला ही रिएक्शन है, अभी भी वही कर रहे हैं। ग्रूव्स प्रोसेस तब है जब आपने इसको HCl से ट्रीट किया। आप इसको HCl की बजाय HBr या HI से भी ट्रीट कर सकते थे। बेटा HBr से जब ट्रीट करना है तो उसकी जगह एक और काम कर सकते हैं कि आप NaBr या KBr ले ले और साथ साथ H2SO4 ले ले। देखो NaBr प्लस H2SO4 ये अपने आप ही रिएक्ट करके HBr बना लेंगे, वो रिएक्शन शो कर देगा। तो अगर सीधा HBr लिखा है तब भी ठीक है, अगर NaBr में H2SO4 लिखा है तब भी ठीक है, और इसकी प्रेजेंस में एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। ऐसी HI के लिए आप NaI या KI ले लो और साथ में H3PO4 ले लो, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, HI अपने आप बन जाएगा। तो अगर कहीं NaI विद H3PO4 लिखा है तो उसका मतलब HI ही है। तो क्या क्या रिएक्शंस और हो सकते हैं? एक तो ये कि ROH के साथ, या तो ये NCERT है कि 48% HBr यूज कर सकते हो, या इसकी जगह पर आप NaBr KBr में से कोई एक ले लो प्लस H2SO4 यूज कर लो। इसमें जनरली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट, तो एल्काइल ब्रोमाइड और वाटर। ऐसे अगर आप ROH के साथ HI लेते हो, या तो 57% HI लेके रिफ्लक्स कर दो। रिफ्लक्स होता है बेटा बार बार हीट करना और
कंडेंस करना, उससे प्योर स्टेट में हमें मिलता है, तो एल्काइल आयोडाइड प्लस वाटर मिल जाएगा। या HI की जगह पर हम NaI या KI प्लस H3PO4 ये यूज कर सकते हैं। बल्कि ये भी NCERT लिखती है कि जो H3PO4 है वो 95% H3PO4 यूज करें। अब यहाँ एक दो चीजें हैं, यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो, यहाँ पे H3PO4 ले रहे हो, क्यों? सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं लिया? इसके साथ भी ले लेते सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन नहीं ले सकते NaI के साथ। उसका रीजन है कि भी सल्फ्यूरिक एसिड आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करा देगा। एक बात बताओ, H2SO4 इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 6. +6। और ये ग्रुप 16 का मेंबर है। ग्रुप 16 के लिए रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +6 -2 -2 to plus. -2 to +6। इसका ऑलरेडी +6 है, तो इसकी सिर्फ क्या हो सकती है? reduction रिडक्शन। सो इट विल एक्ट एज Oxidizing agent. oxidizing ऑक्सीडाइजिंग agent एजेंट। तो ये तो बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तभी तो आयोडाइड को ब्रोमाइड को नहीं करा पाता, आयोडाइड को करा देता है। याद है? अच्छा, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब थोड़ा फिर से रेडॉक्स को याद दिलाती हूँ। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ऑर्डर होता है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर उल्टा होता है ना। आयोडाइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसीलिए अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप KI यूज करेंगे तो फिर ये होगा कि वो उसको ऑक्सीडाइज ही करा देगा, इसलिए यहाँ H3PO4 यूज करना है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ यूज कर रहे थे वो भी आप सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के साथ मत यूज करो, क्योंकि सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल पे अगर अल्कोहल पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो क्या रिएक्शन होगा? अल्कोहल पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिएक्शन होगा? बोलो बेटा, हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हो बेटे? अल्कोहल पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से क्या रिएक्शन होगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के लिए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही होता है, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो फिर सेकेंडरी टर्शियरी के साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करो। अगर आपने सेकेंडरी टर्शियरी लिया तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करना, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन करा देगा। प्राइमरी के साथ कोई बात नहीं, वहां यूज कर सकते हो। तो ये था बेटा हमारा रिएक्शन जो है, दिस वाज फ्रॉम एल्कोहल्स, कि एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाया, या तो फास्फोरस हैलाइड से ट्रीट करके, या डार्जन प्रोसेस, या ROH + HX, ये 3 रिएक्शन थे। अब थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, हेलाइड एक्सचेंज, हेलोजन का एक्सचेंज। इसमें 2 है, एक फिंकलस्टीन, एक स्वार्ट्ज। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है कि आप एल्काइल क्लोराइड यूज करते हो, या ब्रोमाइड भी कर सकते हो, लिख देते हो एक्सेस क्लोराइड या ब्रोमाइड। देखो हेलाइड एक्सचेंज, हेलोजन का एक्सचेंज, कि भी आप जो है एक हेलोजन की जगह दूसरी हेलोजन डाल रहे हैं, इसको NaI या KI से ट्रीट करते हैं और कैटलिस्ट रखते हैं या सॉल्वेंट की तौर पे यूज करते हैं ड्राई एसीटोन, या मीथेनॉल भी लिखती हैं कुछ बुक्स कि मीथेनॉल यूज कर ले। क्या होता है? कुछ नहीं, हेलोजन का एक्सचेंज, क्लोरीन ब्रोमीन निकल जाएगा, उसकी जगह आयोडाइड लग जाएगा। और इससे आपने क्लोरोब्रोमो कंपाउंड को आयोडो में कन्वर्ट किया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ड्राई एसीटोन या मीथेनॉल में क्या होता है कि जो आपका NaI KI है ये तो काफी सॉल्युबल है, पर जो प्रोडक्ट बनेगा NaCl KCl
या NaCl या NaBr, वो बेटा बड़े कम सॉल्युबल है। अगर ये कम सॉल्युबल है तो ये प्रेसिपिटेट आउट करेगा। प्रेसिपिटेट आउट करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चलता जाएगा ना बेटा, मोर एंड मोर ये प्रेसिपिटेट बन के अलग होता रहेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में चले जाएगा। समझ में आई मेरी बात? Yes, बोलो। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और फिंकलस्टीन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिंकलस्टीन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। वो जो शुरू में मैंने आपको एक कराया था कि रिपीटेड वार्डन इन्वर्जन हो जाती हैं, वहां भी तो NaI एसीटोन ही डाला था, वो यही तो था रिएक्शन फिंकलस्टीन। तो SN2 मैकेनिज्म चलता है। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ, यहाँ ड्राई एसीटोन है, अगर लिखा हुआ NaI या KI प्लस एसीटोन प्लस वाटर, अगर वाटर भी डाल दिया तो SN1 मैकेनिज्म चल पड़ता है। बेटा नॉर्मली NaI एसीटोन लिखा होगा तो SN2 चलाओगे, लेकिन अगर कहीं एसीटोन के साथ पानी भी लिख दिया या एक्वस एसीटोन लिख दिया, फिर SN1 मैकेनिज्म चल पड़ता है। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हेलाइड एक्सचेंज का पहला था फिंकलस्टीन, हेलाइड एक्सचेंज का दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन आइडो कंपाउंड्स प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरो कंपाउंड्स। स्वार्ट्स रिएक्शन में आप क्या करते हैं, अगेन आप कोई क्लोराइड फ्लोराइड ही लेते हैं, आप कोई ऐसा एजेंट लेते हैं जो आपको फ्लोरीन दे दे, कोई इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज करते हैं, जैसे सिल्वर फ्लोराइड AgF जो है वो यूज करते हैं। आपने RX लिया और कोई इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज कर लिया, लाइक बेटा AgF या Hg2F2 या कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, इनमें से कोई भी यूज कर लिया, क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा बस। देखो अगर आप AgF यूज करते हो, ये बन जाएगा RF, साथ में AgX बन जाएगा, है ना। अब साइड प्रोडक्ट तो सबका अलग अलग होगा, वो तो डिपेंड करेगा। अगर Hg2F2 यूज किया तो इसने अपना फ्लोरीन इसको दे दिया, अगर ये क्लोरीन था क्लोरीन खुद रख लेगा। इसमें ज्यादा कुछ मैकेनिज्म नहीं करना, बस इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। और अगर सेम कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा हैलोजन, जैसे कि आपके पास कुछ ऐसा है, एक से ज्यादा हैलोजन है वो भी सेम कार्बन पर, तो प्रेफरेबली या तो कोबाल्ट का ट्राइफ्लोराइड या एंटीमनी का यूज करते हैं। होना तो यही है, क्लोरीन की जगह पर फ्लोरीन लग जाएगा, साइड प्रोडक्ट COCl3 हो जाएगा, क्लोरीन बैलेंस कर लेंगे, ऑफकोर्स ये हमारा रिएक्शन होगी। तो ये थर्ड कैटेगरी थी हेलाइड एक्सचेंज, इसमें दो आते हैं, एक फिंकलस्टीन और एक स्वार्ट्स। और फोर्थ है बोरोडीन हंट्स-डीकर रिएक्शन, या सिर्फ हंट्स-डीकर रिएक्शन भी इसको बोल देते हैं। बोरोडीन हंट्स-डीकर रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट यूज करते हैं और ब्रोमीन CCl4 से उसको ट्रीट करते हैं। अच्छा, ब्रोमीन CCl4 और कहाँ पड़ा है? कोई और रिएक्शन जिसमें ब्रोमीन CCl4 यूज करते हो? क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, हैलोजनेशन। किसकी हैलोजनेशन बेटा? ब्रोमीन की नहीं, एल्कीन। हाँ, एल्कीन या एल्काइन की, है ना, जिसमें अभी बात कर रहे थे साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म। लेकिन वहां आपने एल्कीन एल्काइन पे ब्रोमीन CCl4 डाला था, यहाँ आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे ब्रोमीन CCl4 डाल रहे हो, फर्क है। यहाँ क्या मिलेगा, एल्काइल ब्रोमाइड प्लस CO2 प्लस AgBr।
RCOOAG से यूज किया, शुरू किया, RBR पे पहुंचे। अगर यहाँ 3 कार्बन होते तो प्रोडक्ट में कितने होने थे? नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं दोनों में? नो मैम, एक मैम। लेस। हाँ, एक कम हो रहा है ना बेटा, वो CO2 बन के निकल रहा है ना। तो यस, देयर इज डिसेंट। जब बढ़ते हैं कार्बन एटम हम एसेंट ऑफ सीरीज बोलते हैं, जब घटते हैं तो डिसेंट ऑफ सीरीज है। तो हाँ, ये डिसेंट ऑफ सीरीज है। इसका मैकेनिज्म बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, करने की जरूरत नहीं है वैसे हमें, बट यस दिस इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा एक बात बताओ, जहां कहीं भी एल्काइल फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट होते हैं, थोड़ा याद करके बताना, एल्काइल फ्री रेडिकल अगर इंटरमीडिएट होते हैं तो वो क्या शो करते हैं? जहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है वहां शिफ्ट होती है, जहां एल्काइल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता है वहां क्या होता है? मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है। वर्ड्स रिएक्शन, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस को याद करके बताओ कि अगर इंटरमीडिएट एल्काइल फ्री रेडिकल है तो ऐसे एल्काइल फ्री रेडिकल जिनमें कम से कम 2 कार्बन एटम्स हैं, दे शो व्हाट? अरे डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन से क्या मिलता है? अब तो बता दो। एल्कीन। हाँ, एल्कीन, एक ने बोला एल्कीन, एक ने बोला एल्केन, दोनों मिलते हैं जी। तो ठीक है, मिलजुल के आंसर बना रहे हैं हम, एल्कीन और एल्केन दोनों मिलते हैं। तो फिर यहाँ भी वो हो गई, अगर एल्काइल फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो एल्काइल फ्री रेडिकल है तो हाँ एल्कीन एल्केन दोनों मिलते हैं हमें साइड प्रोडक्ट्स। अच्छा, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी है। प्राइमरी की यील्ड अच्छी आती है, वैसे तो टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो उसकी यील्ड अच्छी आनी चाहिए, पर ऐसा होगा ना जो टर्शरी फ्री रेडिकल है उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन का चांस बहुत ज्यादा है। टर्शरी के साथ तो मेजर प्रोडक्ट एल्कीन ही मिल जाती है जी। तो प्राइमरी की यील्ड सबसे अच्छी आती है। इसमें एल्काइल ब्रोमाइड अच्छी यील्ड में प्रिपेयर होता है इससे, मगर एल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर तो हो जाता है मगर यील्ड पुअर है। और एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एल्काइल आयोडाइड एक अलग ही रिएक्शन दिखाता है बेटा। वो क्या होता है ये भी देख लेते हैं कि 2 मोल्स जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं RCOOR। ये क्या बन गया RCOOR? एस्टर। और साथ में ये 2 AgI। देखना एल्काइल हैलाइड बना, एल्काइल हैलाइड बना? नो मैम। बना ही नहीं। तो हम तो एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम एल्काइल आयोडाइड इस मेथड से प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आयोडाइड इसमें एक अलग ही रिएक्शन दिखाता है। और इस रिएक्शन को आप, इसका भी एक नाम है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज बर्नबाउम-सिमोनिनी रिएक्शन। तो आयोडाइड को आप इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ये थी बेटा मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं बस फटाफट। देखो जरा, 2s chlorobutane 1-ol on reacting with reagent X gives product Y। तो मैच बताना है, करेक्ट मैच कौन सा है। पहले ना जरा बनाते हैं जो इन्होंने कहा, ब्यूटेन 1-ol। ये लो जी, ब्यूटेन 1-ol और 2 पे क्लोरो लगा है। ये लो 2 पे क्लोरो लगा है, मतलब ये CH3 CH2 ये बन गया जी। इसको वो कहते हैं रिएजेंट X से ट्रीट करो और Y बन जाए। अच्छा, पहला
ये पक्का जो है शुरू में ये एस कॉन्फ़िगरेशन थी, ये कायरल सेंटर है ना बेटा, तो इस पे एस कॉन्फ़िगरेशन थी। सबसे पहले आपने उसको SOCl2 से ट्रीट किया। आप बताओ SOCl2 क्या करेगा? Inversion. नहीं चलो इन्वर्जन तो करेगा, वो बाद की बात है। SOCl2 किस पे रिएक्ट करेगा और क्या प्रोडक्ट देगा, पहले ये सोचो। हटा देगा और नो Cl लगा क्लोरीन देगा। देगा। OH हटा देगा Cl, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, ये बॉन्ड टूटेगा। यस मैम। Yes, ma'am. क्या कायरल सेंटर के फर्स्ट 4 बॉन्ड में से कोई बॉन्ड टूटा है? नो मैम। No, अब ma'am. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को याद करो, जब कायरल सेंटर के पहले 4 बॉन्ड में से कोई बॉन्ड नहीं टूटता तो कॉन्फ़िगरेशन की क्या होती है? रिटेंशन, इन्वर्जन, रिटेंशन। तो फिर रिटेंशन का मतलब एस था, एस ही रहेगा, तो ये तो करेक्ट हो गया जी, कोई इन्वर्जन नहीं होनी। रिटेंशन इन्वर्जन की बातें तब है ना अगर आप कायरल सेंटर के पहले 4 बॉन्ड में से कोई बॉन्ड तोड़े, वो तो आपने तोड़ा नहीं। अच्छा, NaI मीथेनॉल, NaI मीथेनॉल क्या करता है? अभी तो पढ़ा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में NaI और मीथेनॉल यूज होता है और मैकेनिज्म चलता है SN2। लेकिन पहले ये देख लें जरा, कायरल सेंटर के 4 बॉन्ड में से टूटता है? हाँ जी बिल्कुल, कायरल सेंटर का बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि जब NaI से ट्रीट करोगे तो क्लोराइड की जगह आयोडाइड आएगा, तो हाँ इन्वर्जन होगी। इन्वर्जन होगी तो S की जगह R बन जाएगा, तो ये भी ठीक है। PCl5 क्या करेगा, किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन कराएगा? H. OH। OH। और OH की जगह कराएगा तो रिटेंशन ही होगी, क्योंकि कायरल सेंटर के पहले 4 बॉन्ड में से कोई बॉन्ड नहीं टूटा, तो ये भी ठीक है। और आपने OH नेगेटिव डाला, OH नेगेटिव किसको रिप्लेस करेगा? अब OH को थोड़ी कर देगा, क्लोरीन को ही करेगा। तो कायरल सेंटर के फर्स्ट 4 बॉन्ड में से बॉन्ड टूट रहा है। अच्छा, यहाँ लिखा है लो कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन कम है तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करने के लिए आएगी या बाद में? बाद में. बाद में। अगर बाद में अटैक करने के लिए आएगी तो SN1 चलेगा कि SN2? SN1. SN1. SN1। और SN1 चलेगा, कायरल सेंटर के बॉन्ड टूट रहे हैं, तो SN1 में क्या होती है, इन्वर्जन, रिटेंशन या दोनों? होती है मैम। दोनों। तो ठीक है ना, S से शुरू किया, RS, मतलब चारों ही करेक्ट मैच है। ठीक है, सो ऑल आर करेक्ट मैचेस। एक ये देखो, ये कौन सा रिएक्शन है? NaI एसीटोन वाला, फिंकलस्टीन। तो ये क्लोरीन निकला, इसकी जगह आयोडीन बनेगा। तो अगर क्लोरीन फ्रंट साइड से निकला तो आयोडीन को कहां से अटैक करना चाहिए? Back side. बैक साइड। बैक साइड से। तो पहला प्रोडक्ट बनना चाहिए या दूसरा? दूसरा. दूसरा। लेकिन आंसर थर्ड है, क्यों? H2। वाटर भी तो डाल दिया, कि अगर आपने यहाँ पे वाटर ना डाला होता फिर बात अलग थी। तो वाटर डाल दिया बेटा, क्योंकि एसीटोन भी है और वाटर भी है, तो फिर तो SN1 चला गया ना। SN1 में तो इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होगी, ये इन्वर्जन है ये रिटेंशन है, वो कह रहे बोथ 1 and 2। आंसर ये बन गया। ठीक है बेटे, Yes, ma'am. तो ये हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हो गए। एक दो और क्वेश्चन है, क्विकली डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ, बिकॉज क्लास का टाइम हो गया। देखो ये ना मिथेनॉल हाई टेम्परेचर लिखा है, तो बस आपको ये पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट बता दो और मैकेनिज्म बता दो, करेक्ट बताना है इसमें से। देखो अगर आप मिथेनॉल हाई टेम्परेचर लोगे, एक सिंपल सी बात है, नो डाउट ये सेकेंडरी है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे तो एलिमिनेशन हो जाएगी, अपना जो है एलिमिनेशन हो जाएगी, एलिमिनेशन तो होनी है। लेकिन डालना तुमने मिथेनॉल है, मिथेनॉल वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, सोल्वोलिसिस वाला केस हो गया ना। Yes, ma'am. तो सोल्वोलिसिस में फिर नॉर्मली तो SN1 चलता था, पर हाई टेम्परेचर से ये समझ आ रहा है कि एलिमिनेशन चलेगी, तो फिर E1 मैकेनिज्म चल पड़ेगा। और E1 वाला ये हमारा आंसर है। E1 में क्या, यहाँ से आयोडाइड निकलेगा बेटा, यहाँ से ये शिफ्ट ले लेगा एक, क्योंकि कार्बोकेटायन बनेगा, शिफ्ट लेके ये प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा आंसर है।
अच्छा, इसमें वो कहते हैं विच फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। देखते हैं ये कौन सा एल्काइल हाइलाइड है, PHCH CH3Br। देखा जाए तो ये एल्काइल हाइलाइड पता है कौन सा है, कि ये बेंजीन रिंग है, ये साथ वाला एक CH3 भी लगा है और ब्रोमीन भी, मतलब ये सेकेंडरी बेंजाइल है। डाला तुमने उस पे मिथेनॉल है, 55 डिग्री जो है थोड़ा हाई टेम्परेचर हो गया, तो इसमें क्या होगी, वही बात है, जब मिथेनॉल डाला वैसे तो सॉल्वोलिसिस है, पर हाई टेम्परेचर है, सॉल्वोलिसिस की बजाय यहाँ एलिमिनेशन हो जाएगी। और एलिमिनेशन कौन से मैकेनिज्म से चलेगी, आप ही बताओ। E1 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 चलेगा जी, यहाँ E1। तो E1 में तो नहीं सेकंड ऑर्डर होता, E1 का तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। अच्छा, 2 फ्लोरो ब्यूटेन, ये तो किया भी है, इथॉक्साइड, ये आपका E1CB से जाएगा, फ्लोरीन पुअर लीविंग ग्रुप है, Yes, ma'am. तो ये आपका जो है आपका सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है E1CB। एक आंसर तो मिल गया, बाकी भी ट्राई कर लेंगे, एक आंसर तो ये है ही है। अच्छा, यहाँ पे है तो ये आपके पास फिनाइल रिंग के साथ वाले पे ब्रोमीन, वही सेकेंडरी बेंजाइल है, ठीक है, लेकिन H2S जो होता है ना, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़ा सा HS नेगेटिव देगा, लो कंसंट्रेशन। अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम है तो वो बाद में अटैक करने के लिए आएगा, बाद में अटैक करने के लिए आएगा तो SN1 चलाएगा। नॉर्मली तो SH नेगेटिव SN2 चलाता है, पर यहाँ पे ये मिलेगा ही थोड़ा सा ना, तो इसलिए SN1 चलेगा, लो कंसंट्रेशन की वजह से। तो SN1 में तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। एक ये सेकेंडरी है बेटा, सेकेंडरी भी नहीं, प्राइमरी है, और प्राइमरी पे OH एक्वस, प्राइमरी पे OH नेगेटिव, नॉर्मली तो SN2 ही चलाएगा, नहीं? प्राइमरी का कौन सा कार्बोकेटायन बड़ा स्टेबल होता है, तो इसकी भी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। ये दोनों आंसर बन गए बेटा हमारा, सेकंड भी और फोर्थ भी, ठीक है। और थर्ड वाले बेटे, हाँ बोल, थर्ड वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ब्रोमीन की जगह SH नेगेटिव हो जाएगा, कार्बोकेटायन बेंजाइल तो बड़ा स्टेबल है, ब्रोमीन हट जाएगा, SH लग जाएगा उसकी जगह, ठीक है। चलो बेटा मैं आपको क्विकली स्लाइड्स दिखा दूं। ये बेटे RPS वगैरह का काम वैसे मैं आपको भेज भी दूंगी। आज हमने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, ये तो उस दिन ही किया था, आज यहाँ से शुरू किया बेटा। ये 32, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं।